हाँ भाई, तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। कुछ लोगों को तो ये बात अच्छी ही नहीं लगती। जब मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो ये बात एकदम अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है किसी ने। चलिए, हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स, पहला क्वेश्चन। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ई पावर एक्स प्लस यू इंटू वी मेथड अप्लाई कर रहा हूं, एक्स इंटू ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया और ये एक्स प्लस 1 आ गया। साफ सीधी बात दिखाई दे रही है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव है। किसी के पावर, किसी भी कांस्टेंट के पावर जो एक्स होता है, ए पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? अरे ग्राफ याद है ना, ए पावर एक्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक्स प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हमें नहीं मालूम, जीरो भी हो सकता है। मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो इसलिए ये मिनिमम है। कौन सा फंक्शन है? मिनिमम। कुछ बात समझ में आ रही है? सेकेंड, एल एन एक्स आर पॉजिटिव, तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 1/x। 1/x क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, डोमेन क्या दिया है? आर पॉजिटिव दिया है। आर पॉजिटिव मतलब एक्स की वैल्यू हमें सिर्फ पॉजिटिव लेनी है। जब एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ये तो 1 1। अब कुछ लोग डाउट पूछ रहे होंगे कि सर अगर इस क्वेश्चन में हमें, एक मिनट, नहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर ये एफ आर टू आर हो तब क्या होगा? भाई आर टू आर हो तब तो ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तब तो भैया ये फंक्शन ही नहीं है। बात समझ में नहीं आई। तब तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो मतलब ये हो गया कि जब इसका आप ग्राफ वो सेट थ्योरम बनाएंगे तो जो भी निगेटिव, जीरो के बाद जितने होंगे सबका मैपिंग तो होगा, बट जीरो और जीरो के पहले वाले का कोई मैपिंग नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, तब ये फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए आर पॉजिटिव आपको दिया गया है। चलिए थर्ड वन देखते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एल एन एक्स होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 ln x इंटू 1/x। मतलब ये आ गया 2 ln x by x। 2 ln x by x। अब यहां पे लोगों को डाउट होता है। अब यहां थोड़ी थोड़ी समस्या होने लगती है। लेकिन अगर आप डोमेन के देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से देखिए डोमेन, ध्यान से। x 1 से बड़ा है। ln x का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए, ये 1 से जब बड़ा होता है तो ln x तो ऊपर ही रहता है, ग्राफ उसका ऊपर ही रहता है। मतलब ये क्वांटिटी तो भाई पॉजिटिव है। ये सर्कल बन गया भाई, चलो कोई बात नहीं। ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। किसके लिए? इसके लिए। अगर ये नहीं दिया होता तो फिर लफड़ा था। वो भी केस करा दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। 1 से इंफिनिटी है तो मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, और x 1 से इंफिनिटी तो ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये 1 1 फंक्शन है। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1। लेकिन अगर बाई चांस इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकते हैं। सारे केसेस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। ऐसे भी दे सकते हैं। अगर ऐसे दे दिया उन्होंने तब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होगा भाई, डिनोमिनेटर तो नेगेटिव हुआ ही नहीं। लेकिन न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी पूरी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन, क्या बोलेंगे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी। तो इसका मतलब ये मिनिमम हो जाएगा अगर ये 0 to इंफिनिटी है। और अगर ये ऑल रियल नंबर है तब तो फंक्शन ही नहीं है वो।
क्योंकि लॉग डिफाइन ही नहीं होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, तो इसलिए तब वो फंक्शन ही नहीं होगा। उसी टाइप से इसमें आइए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एल एन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एल एन एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, और ये एक्स आर पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये 1 1 हो गया। मतलब ये सारे के सारे में केवल पहला मिनी 1 था, बाकी तो सारे 1 1 हो गए, बाकी तो सारे 1 1 हो गए। ये रहे आपके आंसर। और अब देख लेते हैं एक और बचा हुआ है छोटा सा मुन्नू सा, क्या है कि फाइंड ए इफ एफ इज 1 1। एफ एक्स ये दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2ax प्लस 7, ठीक। तो एफ डैश एक्स पता करते हैं, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब, बाबा जाना जाबा, ये कुछ लोग सोचते हैं ये क्या बोलते हैं, अब जाना जा बजा, और ऐसे ही थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करता हूं, -4 sin x प्लस 2a, ये हो जाएगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। देखते हैं, f के बारे में तो दिया ही नहीं है कि दिया है, दिया एफ आर टू आर, एफ आर टू आर। अब तो मैं इसे सॉल्व ही नहीं करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व ही नहीं करूंगा, पूछो नहीं, एफ आर टू आर दिया है ना, हाँ हमें ए पता करना है, वो सॉरी मैं सोचा कि इसको 1 1 चेक करना है, नहीं सॉल्व करूंगा भाई, बुरा मत मानिए, वो मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, खुद ही क्वेश्चन दिया और खुद ही भूल गए। चलो आप लोग भी सोचते होंगे कैसे मास्टर से पाला पड़ा है? भाई एज के साथ आदमी की मेमोरी जो होती है ना वो कम हो जाती है। यहां पे ए फाइंड करना है, फाइंड ए, जिससे कि ये 1 1 हो। अगर आपको याद हो, कभी न कभी मैंने आपको बोला होगा मेरा एक फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे मैं बार बार यूज करता हूं, और मैं ही यूज नहीं करता हूं, जेई वाले भी बहुत यूज करते हैं इसको, पता नहीं क्यों, हम दोनों का ये चीज मैच करता है। तो ये वैल्यू जो होगी हम इसको लिख सकते हैं 5 cos x प्लस अल्फा, या x माइनस अल्फा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस अल्फा भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2a, क्योंकि हमें इसके अंदर थोड़ी जाना है। ये अब हमें ये चाहिए कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो या फिर हमेशा निगेटिव हो, दोनों में से एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव हो तभी होगा जब 2a क्या होगा 5 से बड़ा होगा, और हमेशा निगेटिव जब 2a 5 से छोटा होगा। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 2a या तो -5 से छोटा होना चाहिए या फिर 2a 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब a लेस देन इक्वल टू -5/2 होना चाहिए या फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 होना चाहिए। अगर दोनों का हम कंबाइन प्रॉपर लिखेंगे तो आंसर आएगा -∞ टू -5/2 यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, आपको पता नहीं डाउट है कि नहीं है, अरे ठीक है ना। हाँ तो अगर किसी को कुछ नोट करना हो तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए नोट कीजिए। मैं भी कुछ देख रहा हूं, नहीं कुछ मतलब हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने एक चीज सीख एक चीज ने बहुत चीज सीख ली, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। कितनी बार करोगे सर? आदत है, करता हूं। अगर सेट ए में m एलिमेंट हो mm और सेट बी में n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 पावर mn होता है, ठीक। नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है n पावर m, या फिर यूं कहिए कोडोमेन पावर डोमेन होता है। नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट अ फंक्शन 2 पावर mn माइनस n पावर m होता है। ये सारे नोट्स में हैं आपके। कंडीशन
टू बी ऑफ रिलेशन टू बी ए फंक्शन, क्या कंडीशन होता है कि सारे एलिमेंट डोमेन के पास इमेज होनी चाहिए, किसी न किसी के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए बी के साथ, उसका मतलब उसका इमेज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, किसी भी एक एलिमेंट डोमेन के एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। ठीक, और फंक्शंस कितने टाइप के हो गए, 1 1 हो जाते हैं, मेनी वन। अगर फंक्शन 1 1 है, फाइन है, तब तो मेनी वन नहीं होगा, अगर वो मेनी वन है तो 1 1 नहीं होगा। मतलब ये है या तो वो 1 1 होगा या तो वो मेनी वन होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज को आपको याद दिला रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो फंक्शन 1 1 भी ना हो और मेनी वन भी ना हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी आपके। ठीक, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, हम आपने समझाया हम समझे, आपने समझाया और हम समझे। लेकिन अगला कहानी, नेक्स्ट टाइप का फंक्शन क्या था? नेक्स्ट टाइप का फंक्शन ये है कि सर्जेक्टिव फंक्शन। तो हम अगला कहानी शुरू करते हैं। ओ आंटो फंक्शन, आंटो फंक्शन या फिर यूं कहिए सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अरे ठीक है ना। सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। वो क्या होता है बताता हूं। लिख लीजिए पहले, फिर समझाऊंगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having pre-image in domain, then it will be called as सर्जेक्टिव फंक्शन। बस इतनी ही सी बात है और कोई बात नहीं। सर्जेक्टिव फंक्शन या आंटो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये इंडियन इंग्लिश है, मेरी इंग्लिश वैसे भी बहुत भयानक है। मैथ्स तो आती है बट इंग्लिश नहीं आती। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर सारे एलिमेंट जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए, मतलब वो किसी न किसी के साथ रिलेट होना चाहिए, तो वो सर्जेक्टिव होता है। सिंपल सीधा सा कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसे कुछ है, आपको अब इतना मैं लिख नहीं रहा हूं कि ए कौन है बी कौन है, लेफ्ट साइड वाला ए होता है, राइट साइड वाला बी होता है, हमेशा याद रखिए, मैं चेंज नहीं करूंगा। अगर आप सपोज कर लीजिए कि यहां पे कुछ ऐसे है, इसका इसके साथ बन गया, इसका फिर से इसके साथ बन गया, दोनों हैप्पी हो गए, इसका इसके साथ बन गया और ये भाई साहब ने इसके साथ रिलेशन बना लिया, तो ये दो तो बच गए। इन दोनों का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है और ये इंटो फंक्शन है, ये आंटो नहीं है, ये सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पे दो बच गए। अगर एक भी बंदा यहां बच गया, बंदा या बंदी जो भी है, गर्ल्स खुंदक खा गई कि सर बंदा क्यों बोल रहे, बंदी भी तो हो सकती, हाँ, बंदा या बंदी जो भी है, अगर कोई इसमें बच गया तो इसका मतलब यह कि सर्जेक्टिव नहीं होगा। वो कैसा फंक्शन होगा? वो इंटो होगा। वो कैसा होगा? इंटो होगा। क्या कहते हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं, कैसा दिखाऊं? ऐसा 1 2 3, 1 और 2। अब बताइए, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर बताइएगा, आपको समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बताइए क्या है ये? 1 1 है कि नहीं? नहीं 1 1 नहीं है भाई, ये तो मेनी वन है। ठीक, ये आंटो है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि कोई भी उसमें एलिमेंट कोडोमेन में बचा ही नहीं है, सबके सब इंगेज है, सबके सब प्री इमेज रखे हैं, तो इसका मतलब ही आंटो है। बस फिनिश, इतना सा होता है आंटो। अरे
कुछ लोग तो दुखी हो गए। हमने तो सोचा था कुछ बढ़िया से पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, पता नहीं क्या किया इन्होंने, 5 मिनट में खत्म। अरे इतना ही होता है, कुछ ज़्यादा खींचतानी करने की जरूरत नहीं है। आंटो फंक्शन इतना ही होता है, यही होता है। इतना कंसेप्ट आपको समझ रहे, सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोला हूं। कोडोमेन में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कोडोमेन में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जरा ध्यान दीजिए और बताइए मेरे को, ये थोड़ा सा मैं ब्यूटीफुल बना दूं, क्योंकि आपको बताना है तो आपको पिक्चर तो मैं ध्यान से दिखाऊंगा। ये रहा ए, ये रहा बी, मैपिंग ऐसे चल रही है। यहां पे भाई साहब 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, और यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, बताइए कितने नंबर ऑफ आंटो होंगे? नंबर ऑफ आंटो होंगे, सोचिए। जो मैंने थ्योरी बताया है उसके बेस पे आप फटाक से बता सकते हैं। फटाक से मतलब बहुत ज्यादा फटाक से बता दिया। कितने होंगे? 1 भी नहीं होंगे। हाँ, 1 भी नहीं होंगे, 0। क्यों? अरे भाई, ये इसके साथ लगा लिया। हमें सबको इंगेज करना है, तो अब ये दूसरे बार लेंगे तो हमें तो ये है कि सारे जितना मैक्सिमम यूज हो सके, तो इसको इसके साथ लगा दिया। सपोज कर लीजिए इसको इसके साथ लगा दिया, हमें तो सारे यूज करने हैं ना, इसको इसके साथ लगा दिया। अब तो कुछ हुआ नहीं, ये तो बचेगा ही बचेगा। अरे मतलब 1 तो बचेगा ही बचेगा। आप अगर जबरदस्ती इसको इंगेज करने के चक्कर में किसी ये को ले लिए तो गए काम से। क्यों गए काम से? अब तो ये फंक्शन ही नहीं है। इंगेज तो हो गया बट ये फंक्शन नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आंटो क्या हो गया? 0 हो गया। नंबर ऑफ आंटो 0 हो गया। कहने की बात यह है कि अगर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इससे ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ आंटो 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ आंटो 0 हो जाएगा। और अदरवाइज क्या सिचुएशन होगी वो दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे यहां पे जो है आपके m, मैं हमेशा m नंबर ऑफ एलिमेंट लेता हूं, आपको याद होगा, ताकि एक पैटर्न रहे, बार बार चेंज ना करना पड़े, तो दिमाग में फिक्स रहेगा। नहीं तो कभी आपने m ले लिया, कभी आपने n ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। ये b है, इसमें n एलिमेंट हो, ये ऐसे यहां से यहां घूम रहा है, तो नंबर ऑफ आंटो थोड़ा सा डेंजरस फार्मूला होता है, तो ध्यान से देखिएगा। फार्मूला सीधे बता रहा हूं मैं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जॉब है। नंबर ऑफ आंटो विल बी 0 if m is less than n। अगर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहां से कम हो तब तो 0 आंटो फंक्शन तो होगा भी नहीं, एक भी आंटो फंक्शन नहीं होंगे। और अगर जो है m n से बड़ा है तो नंबर ऑफ आंटो जो होता है वो ये होता है। अभी बोलूंगा, चिंता मत कीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो बोल ही नहीं रहे। नहीं, बोलूंगा, चिंता मत करो। ये होता है। एक बार मैं चेक कर लूँ जरा सा, प्लीज़ वेट कीजिए। इन ऑब्जेक्ट को हमें n ग्रुप में डालना है और n-1 लिख लिया, NCI RCI के लिए RCI लिख दिया, R-I पावर n की वैल्यू m है, लिख दिया, करेक्ट है, एकदम सही है भाई साहब। ये क्या है सर? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन।
मैं वो पॉइंट नोट कर दे रहा हूं, जब नोट करूंगा शायद आपको याद आ जाएगा, कुछ लोग को याद नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है। नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट n different objects into r different groups will be if empty group नहीं, एक काम करता हूं, एक मिनट, पूरा फार्मूला दे देता हूं ना, काहे को आधा अधूरा दूं। ग्रुप्स विल बी r पावर n if empty group allowed। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो, आपको शायद पढ़ा होगा, जब आपने अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। अगर बाई चांस आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर डरने की बात नहीं है, सिर्फ आप इसको रट्टा मार लीजिए। जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। सिग्मा i इक्वल टू 0 टू r माइनस 1 पावर i r c i इंटू r माइनस i रेस पावर n if empty group not allowed। ये होता है फार्मूला कहां का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ये फार्मूला हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, ये फार्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां क्यों यूज कर रहे हैं साहब, भाई यही तो आइडिया लगेगा, यही तो आइडिया लगाया गया। अब इसको जरा लिंक करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ 1। पहली बात तो यह है कि हमने मान लिया कि n जो है m से छोटा है, तब तो आंटो होगा ना, होगा। कितने आंटो होंगे कैसे पता करने, तो अब सोचिए, जरा सोचिए, ध्यान से सोचिए। अगर यहां पे हमने कहा कि यहां पे 5 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 5, और यहां पे 3 एलिमेंट है, ठीक। तो नंबर ऑफ आंटो निकालना, हमें यह देखना है कि कितने तरीके से ये 3 को 5 के साथ इंगेज कर सकते हैं, ठीक। तो हम इसको ऐसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं सर, कि हमारे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और 3 बॉक्स है। ये क्या है, बॉक्स। हमें इसको इसके अंदर डालना है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बॉक्स के अंदर 2 लोग आ गए, इस बॉक्स के अंदर 1 आया, इस बॉक्स के अंदर 1 आया। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्लेस होता है वो एक बॉक्स की तरह से सोचिए, कंटेनर सोचिए, और इस ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका तरीका मैंने आपको रेड कलर से लिख के दिखाया। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि वो कैसे करते हैं, वो तो पीएनसी का पार्ट है, मैं यहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा हूं। तो ऐसा सच अगर आपने नहीं पीएनसी पढ़ा है तो डरने की बात नहीं, आप याद कर लीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, उसमें कोई झंझट वाला बात नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसको यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूं। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। नहीं, आपकी भावनाएं भी समझना पड़ेगा ना मुझे। इसको क्या कर लीजिए, m ग्रेटर देन n के लिए बनाइए। अगर m n के इक्वल है, इफ m इक्वल टू n, देन सीधे बोलिए n फैक्टोरियल या फिर m फैक्टोरियल, दोनों बात बराबर है। सर ये कैसे किया सर, बताता हूं। सपोज कर लीजिए ये यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ आंटो मतलब ये हो गया कि ये इसके साथ जाए या फिर इसके साथ जाए या फिर इसके साथ जाए, मतलब इसके पास जाने के ऑप्शन 3 हो गए। फिर इसके, अब ये जिसके साथ गया है उसके साथ नहीं जाएगा, क्यों, अगर वो चला गया तो क्या होगा, एक एलिमेंट बच जाएगा। फिर तो ये किसी 2 के साथ जाएगा, ये किसी 1 के साथ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा। मेरी कहने की बात यह है कि अगर m नंबर ऑफ
एलिमेंट इन द डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन सेम हो, तो क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ 1 1 और नंबर ऑफ आंटो फंक्शन सेम होते हैं। क्यों? सोचिए, अगर आपसे कहा जाए मैं वापस आऊंगा उस पर, चिंता मत कीजिए। कहा गया ये रहा, देखिए अगर n m के इक्वल हो गया तो कितने हो गए npn, और npn की वैल्यू कितनी होगी, npn की वैल्यू कितनी होगी, n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल होगी। तो नंबर ऑफ 1 1 कितना होगा, n फैक्टोरियल होगा, और नंबर ऑफ आंटो भी n फैक्टोरियल होता है। तो हमेशा ये छोटा सा पॉइंट अपने छोटे से दिमाग के अंदर कहीं पे फिट कर लीजिए कि अगर कोडोमेन और डोमेन में एलिमेंट्स बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, तो नंबर ऑफ 1 1 और नंबर ऑफ आंटो भी बराबर होते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि डोमेन के अंदर 5 एलिमेंट हो, कोडोमेन के अंदर 5 एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ 1 1 5 फैक्टोरियल होगा और नंबर ऑफ आंटो भी 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक? अरे ठीक ना? हाँ, कुछ बात समझ में आ रही है? और यहां पे n जब कोडोमेन जब डोमेन से छोटा हो तो 1 1 नहीं होता है, और यहां पे जब कोडोमेन ये वाला कंडीशन देखिए, जब कोडोमेन डोमेन से छोटा हो तो नंबर ऑफ 1 1 नहीं होता, अपोजिट होता है। अपोजिट होता है। 1 1 के लिए ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, और आंटो के लिए ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। बड़ा छोटा मतलब एलिमेंट्स। आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया? अरे समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया? आ गया ना? हाँ, तो दुखी क्यों भाई? दुखी थोड़ी होने का, सुखी होने का। चलो नोट कर लिया, अगर आपने नोट कर लिया तो, नहीं किया तो फिर पॉज कर लीजिए, फटाफट इसे कॉपी पेस्ट मारिए। कॉपी पेस्ट मतलब स्क्रीनशॉट मत लेना भैया, है? फिर वो स्क्रीनशॉट कहीं कंप्यूटर पे रहेगा, इधर से उधर घूमता रहेगा, फिर डस्टबिन में जाएगा और एक दिन डस्टबिन क्लीन हो जाएगा। नोट हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, मजा आएगा। मैं नाम नहीं दे रहा हूं, याद रखिए लेफ्ट साइड वाला आपका ए है, राइट साइड वाला बी है। बार बार मैं बोलना नहीं चाह रहा, खामखा बोलने से प्यास लगती है मुझे, थकान होती है। 1 2 3 4, कितने? 4। 1 2 3, ठीक। और बड़ा कर ले इसको, चलो मजा आएगा। 4 की जगह इसको 5 कर लेते हैं। कितना कर लें? 5। ये 5 एलिमेंट यहां पे है, 3 एलिमेंट यहां पे है, सब कुछ लिखेंगे हम। नंबर ऑफ रिलेशन, बोलो भाई साहब, 2 पावर 5 या 15 15। नंबर ऑफ फंक्शन, कोडोमेन पावर डोमेन मतलब 3 पावर 5, या फिर यूं कहिए 3 का 243, ठीक। नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन which is not a function, not a function। बोलो भाई, 2 पावर 15 माइनस 243, ठीक। नंबर ऑफ 1 1, जल्दी बोल दो, फट 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 बोलो। अरे बोल भाई, 0। ये बड़ा है, जब ये बड़ा होता है तो 1 1 नहीं होता। 1 1 के लिए ये छोटा, ये बड़ा होना चाहिए। नोट्स देखिए। अरे कभी भूल गए तो ऐसे भी सोच लो ना, यहां पे बड़ा है मतलब ये है कि 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ ये तो बचा ही रह जाएगा, और अगर आपने इसको इंगेज करने की कोशिश की तो ये मेनी 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मेनी 1 कितना हुआ भाई साहब? मतलब जितने फंक्शन है सबके सब मेनी 1 ही तो है, 243, क्योंकि हर फंक्शन या तो 1 1 होगा या तो मेनी 1 होगा, और इसमें कोई 1 1 है ही नहीं, तो सबके सब मेनी 1 हो गए। ठीक है भाई। नंबर ऑफ आंटो, हाँ ये कष्टदायक है, ये कष्टदायक है, और इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। i = 0 to n-1 मतलब 2 - 1 पावर i NCi
मीन्स 3CIE इंटू n माइनस आई 3 माइनस आई रेस पावर 5। सिग्मा खोलने आता है ना आपको? हाँ, एक एक वैल्यू पुट करो। i इक्वल टू 0 पुट करते हैं पहले। i इक्वल टू 0 अगर हमने पुट किया तो ये तो 1 हो गया है। 3C0 भी 1 होता है। 3 पावर 5 243 होता है। अब i इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और 3C1 1 हो जाएगा। 3C1 3 होता है इंटू 2 पावर 5 हो जाएगा जो कि 32 होता है। अब i इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ये तो 1 हो गया। 3C2 3 होता है ना? हाँ, होता है। और 3 माइनस 2 1 होता है तो ये 3 हो गया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 240 थी, ये 96 माइनस 93 150। जेई क्वेश्चन है इसलिए मुझे याद है। 100 नहीं, जेई का इसमें नहीं आया था, 1-1 में नहीं आया था। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने पूछा था बहुत साल पहले कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इसको कैसे अरेंज कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 लोगों के बीच में। ठीक है, 3 लोगों को नहीं, 3 बक्से में कैसे डाल सकते हैं, तो वो 150 उसका आंसर था, वही आया था। उसी को मैंने 1-1 में कन्वर्ट कर दिया, इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया है। अरे कुछ कुछ बात समझ में आई? हाँ, तो ये नंबर ऑफ आंटो हमारे पास कितने हो गए? 150। नंबर ऑफ इंटो कितना होगा? जितने फंक्शन हैं या तो ये आंटो होंगे या इंटो होंगे, तो 243 तो टोटल फंक्शन है, उसमें से 150 निकाल दो। काहे निकाल दे सर? क्योंकि 150 तो कंफर्म है आंटो है, तो जो बचेंगे वही तो इंटो होंगे। बचे कितने? 93 बचे, 93 फंक्शंस आर इंटो। कुछ कुछ क्लियरिटी आ रही है, कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है। बात समझ में आते हैं तो आदमी को खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़ा हंसिए। इज इट क्लियर? नोट करना है तो फटाक से मार दीजिए, पॉज करके। मैं देर तक नहीं वेट करूंगा, बहुत पढ़ना है अभी हमें। कहानी शुरू हुई है अभी। कम से कम आज फंक्शन तो कंप्लीट करें ताकि अगली क्लास में लिमिट शुरू करें। फंक्शन का 10वां लेक्चर चल रहा है भाई साहब। टॉपिक को खींचने से हम मास्टर नहीं बनते कि हमें बहुत आ जाएगा। अगर टॉपिक टीचर बहुत दिन तक पढ़ाएगा, कंसेप्ट क्लियर होने से आपको आएगा। बात समझे? ये तो हम पता कर लेंगे कि कितने आंटो हैं, कितने 1-1 हैं, बट ये कैसे पता करें अगर फंक्शन दिया हो कि भाई ये आंटो है कि नहीं है? ठीक, ये बात जरा डिस्कस कर। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, 1-2 सेकंड का। अब क्या करना है? हमें पता करना है कि भाई ये फंक्शन आंटो है कि नहीं है। 1-1 कैसे पता करते हैं? उसको देख लेते हैं फंक्शन का पूरी तरह इंक्रीजिंग है या पूरी तरह डिक्रीजिंग है, तो 1-1 होता है। बट आंटो कैसे पता करें? कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली वो डेफिनेशन में पूरा सब कुछ था। आप सोचिए, मैं आंटो के लिए क्या कंडीशन बोल रहा हूं कि यहां पे जितने लोग हैं, बंदा या बंदी जितने हैं, सब के सब इंगेज होने चाहिए। मतलब ये है कि जो कोडोमेन है वही रेंज होना चाहिए। बस इतनी सी कहानी है भाई। रेंज अगर आपसे कहेगा, ये आंटो की बात भूल जाइए। अगर आपसे किसी ने ऐसे दिखा दिया, जैसे इसको नाम लिख लो 1 2 3 4 5 और यहां पे लिख लो ऐसे ABCD। ठीक, आपने इसको ऐसे से लिंक भी दे दिया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर आपसे कोई पूछे डोमेन क्या है, वो तो डोमेन 1 2 3 4 5 हो गया। कोडोमेन क्या है? ABCD हो गया। रेंज क्या है? AB हो गया, क्योंकि C और D का कोई इंगेजमेंट नहीं है। आंटो के लिए क्या होता है कि कोई भी बचेगा नहीं, सबके सब यूज हो जाएंगे। मतलब जो कोडोमेन है वही रेंज होता है। बस इतनी सी कहानी है, खत्म, फिनिश कंडीशन। अरे रेंज निकालना तो मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया, इसीलिए तो सिखाता हूं। इसीलिए इस चैप्टर को इससे नहीं शुरू किया जाता है।
इसीलिए मैं इसको लास्ट में करता हूं। अरे रेंज निकालने तो आएगा तभी तो आप बता पाओगे, वो तो हमने पढ़ लिया तो हो गया। इफ एफ इज ऑन्टो then codomain must be equal to range। बस हो गया, फिनिश। अरे फिनिश भाई, रेंज निकालने आता है ना? आता है ना? हाँ, तो जब रेंज निकालने आता तो कोडोमेन तो दिया ही रहेगा, रेंज निकाल लो, कोडोमेन को देख लो, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो ठीक है भाई, ये ऑन्टो है, अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो ऑन्टो नहीं है, फिनिश। ज्यादा लफड़ा काहे को पालने का, ज्यादा लफड़ा काहे को पालने का। देख फटाफट क्वेश्चन देखिए और फटाफट फिनिश कर देते हैं हम लोग, फिर अगला टॉपिक जाएंगे। एक बड़ा चैप्टर मुंह बाय खड़ा आपका इंतजार कर रहा है कि कब आओ, मैं तब फिर लपेटूंगा आपको। बट डरिए मत, उसे भी देख लेंगे जब ऐसे ऐसे ये सब टॉपिक को देख लिया, फिर उसको देखने क्या है। हाँ, सपोज कीजिए कि एफ एक्स आपको दिया हो, क्या दिया हो, एक्स स्क्वायर, एंड एफ आर टू आर दिया है, एफ आर टू आर दिया है। पेन को यूज मत करना, बिना पेन को यूज किए हुए फटाक से बता दीजिए ये ऑन्टो है कि नहीं है। कुछ लोग देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरा चेहरा देख रहे हैं। अरे मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा, सोचो। डोमेन क्या है, आल रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, आल रियल नंबर। इसका रेंज क्या, रेंज क्या होता है, y की वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y तो हमेशा पॉजिटिव होगा, y तो निगेटिव होगा ही नहीं। मतलब इसका रेंज क्या है, 0 टू इंफिनिटी है। रेंज क्या है, 0 टू इंफिनिटी है। कोडोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है भाई। निगेटिव वैल्यू जिसके कोडोमेन के वो तो खाली बैठे हैं, उनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो इसका मतलब ये है ये ऑन्टो नहीं है। ये कैसा फंक्शन हो गया, इंटो फंक्शन हो गया, फिनिश। ये कैसा फंक्शन हो गया, इंटो फंक्शन हो गया। आगे कुछ करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है। हाँ, और देखिए, नोट कर लिया, हाँ, और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देख के आपको हंसी आएगी। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं क्या। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एफ आर 3/4 इंफिनिटी, ये लीजिए। अरे हो गया भाई, कर लो। पहले तो मैं उठाऊंगा इस फंक्शन को और फटाक से रेंज निकालूंगा। रेंज निकालने का मेथड तो आप भूल चुके, याद है। चलो एफ एक्स, तो हम पहले इसको लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर यूं कहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर यूं कहिए एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a2। एक्स क्या होता था, एफ इनवर्स वाई होता था, इसका डोमेन निकालना होता था। 1 माइनस 4 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब करा चुका हूं मैं। 1 माइनस 4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। मतलब रेंज हो गया फंक्शन का 3/4 टू इंफिनिटी। जरा ध्यान दीजिए, कोडोमेन भी 3/4 टू इंफिनिटी है, दोनों भाई भाई मतलब बराबर है। मतलब ये ऑन्टो फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये ऑन्टो फंक्शन है। कुछ कुछ बात समझ में आई। अब ये मुझसे मत कहिए कि सर मुझे तो याद ही नहीं है कैसे रेंज निकालते हैं, वो भी सिखाए। अब तो नहीं सिखाऊंगा ना, रेंज तो मैं पढ़ा दिया आपको, मेरा काम तो खत्म हो गया। बाकी काम, बाकी कहानी तो आपको करनी है भाई। मेथड सिखा दिया, अब आप क्वेश्चन करते रहिए। 50 क्वेश्चन बनाए, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड। ये लो, एक और लो, तुम भी क्या याद रखोगे। ये क्या हो गया, हाँ यूं, ये बड़ा अच्छा है, ये तो घूम रहा है। कभी कभी ना कंप्यूटर कुछ कुछ करता है तो मुझे अच्छा लगता है, करो। तो
जैसे मेरे जनरेशन के लोगों को ना मैजिक लगता है, अरे ये क्या हो रहा है ऊपर नीचे है। ठीक है, चलो भाई एक और देखते हैं छोटा सा। 3 sin x + 4। कुछ लोगों को अच्छा ये ले आए अपना। मेरा ये फेवरेट है भाई, मैं कैसे छोड़ूं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता भाई। हाँ, क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए। फाइंड a if f is onto। हो गया, कर लो। यहां पे कोडोमेन नहीं दिया है, बट ये बोल रहा है कि ये फंक्शन ऑन्टो फंक्शन है। अब बताओ ए क्या होना चाहिए, कोडोमेन क्या होना चाहिए। तो ये तो कहानी बड़ी सुनी सुनाई है। इसका हम रेंज निकालेंगे। अब इसके रेंज के लिए x की वैल्यू मत फाइंड करना यार, है तुम लोग। 3 sin x + 4 cos x + 5। हम कहेंगे कि fx इक्वल टू ये हो जाएगा √a² + b² मीन्स 9 + 5 cos x माइनस समथिंग, मुझे उससे मतलब ही नहीं, +5। cos of anything lie between -5 and 5, -5 and +5, so this value will lie between 0 to 10। मतलब ये हो गया इस रेंज का। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है। 0 to 10, इसका रेंज 0 to 10 है तो 100% श्योर इसका कोडोमेन भी 0 to 10 होगा। अरे डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? हेलो, अरे जग जाओ भाई, सोइए मत प्लीज। जो सोता है वो खोता है। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। बाहर कोई कंसेप्ट नहीं आने वाला, जितना कंसेप्ट है मैंने बढ़ा दिया, बस वो मूल मंत्र है। 50 पीस पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक लाइन होता है, उस लाइन वही लाइन घुमा फिरा के बोलोगे तो 50 2 पेज का हो जाएगा, बट मतलब वही होता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई कि फंक्शन भैया या तो वो 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, उसी टाइप से या तो ऑन्टो होगा या फिर इंटो होगा। ठीक, ठीक है सर। अब बात आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन इसे भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है सर? बाइजेक्टिव फंक्शन कुछ भी पढ़ाना है ही नहीं मुझे, हो गया। एक्चुअली मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इफ एनी फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, नहीं ऐसे ऐसे मत लिखो, अंग्रेजी थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने। इफ एनी फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज, थोड़ा स्टाइलिश इंग्लिश, एज वेल एज सर्जेक्टिव, then it will be called as bijective function। That's all। हो गई कहानी पूरी, बस खत्म। अरे आपको तो पता ही है इंजेक्टिव चेक करना, सर्जेक्टिव। तो कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव दोनों है तो फिर वो जो है बाइजेक्टिव होगा, कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी। हाँ सर ये बात तो पल्ले पड़ गई, लेकिन याद कीजिए अगर कोई फंक्शन को इंजेक्टिव अगर होना है तो m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। याद आया? डोमेन छोटा, कोडोमेन बड़ा, इंजेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन को सर्जेक्टिव होना है तो डोमेन बड़ा और कोडोमेन छोटा होना चाहिए। मतलब अगर वो इंजेक्टिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो सर्जेक्टिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कहने की बात ये है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर वो इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव दोनों है।
तो अब दोनों कंडीशन, मतलब m n से छोटा भी हो, m n से बड़ा भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि m जो है n के बराबर हो, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अरे बात समझ में आ रही है? इंजेक्टिव होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, सब्जेक्टिव होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो इंजेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव जीरो हो जाएगा। तो इंजेक्टिव के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, सब्जेक्टिव के लिए ये कंडीशन चाहिए। हमें वो कंडीशन चाहिए कि जबकि इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो तो एक ही केस बनता है कि m इक्वल टू n हो। ठीक, तो बाइजेक्टिव के लिए पहला रूल ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन must be equal to number of elements in domain must be equal to number of elements in codomain। ये पहला कंडीशन है। बात समझ में आई? और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, तो याद कीजिए नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होता था, n फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ आंटो भी n फैक्टोरियल। मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फिक्स है, कुछ भी केस नहीं है। नंबर ऑफ बाइजेक्शन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, या फिर यूं कहिए m फैक्टोरियल, दोनों तो बराबर ही हैं। अरे कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है तुम लोगों की नहीं? सर ये बाइजेक्टिव क्यों करते हैं जबकि ये सेपरेट है? ये सेपरेट कोई फंक्शन है ही नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन है। बाइजेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एज द इन्वर्टेबल फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एज इन्वर्टेबल फंक्शन। कभी कभी डायरेक्टली बोलते हैं चेक करो कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं। अगर वो बाइजेक्टिव है तभी वो इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टेबल नहीं होगा। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। छोटी सी कहानी आपको पूरी तरह से पल्ले पड़ रही होगी, नहीं पड़ रहा? अरे बात समझ में आ रही है आपके? ठीक, ये बाइजेक्टिव फंक्शन की स्टोरी है। इसमें तो इस तरह से हमारे पूरे फंक्शन चैप्टर को हमने फिनिश किया। फंक्शन चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया। अब जो है आप फंक्शन के क्वेश्चन कहीं से भी उठाइए, धड़ाधड़ सॉल्व कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप में भेजिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा। भाई मुझे ऐसा नहीं कि मैं आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें बोल दो नहीं मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी ट्राई करूंगा, और जब दो लोग मिलकर ट्राई करते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप भेज सकते हैं आराम से, और मैं ट्राई करूंगा। और अगर मुझे आता है तो फिर मैं जरूर तुरंत सोल्यूशन भेजूंगा, नहीं आता तो सॉरी लिख करके भी भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। और आपको सॉरी लिख के भेजूंगा, बाकी और भी रिसर्च करता रहूंगा, इधर उधर से पूछूंगा, कुछ करूंगा, जितना मेरा ज्ञान है मैं कोशिश करूंगा। तो आप लेकिन क्वेश्चन ट्राई करती है। मेन चीज यह है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ये सब पढ़ने का, ये सब बकवास की चीज है। ऐसा भी नहीं खुश होना है सर मेरे को समझ में आ गया, वाह वाह मजा आ गया। फिर बच्चे कुछ क्लास अच्छी हो जाती है किसी टीचर की तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे बड़ा ट्रिक मिल गया यार, मैं एकदम समझ में आ गया खुश। उसका कोई फायदा आईआईटी में नहीं होता है जब तक कि आप अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन डाउट पूछिए टीचर से, ठीक है, तभी जाकर के क्लियर होता है। ये कुछ ही टाइम बचा हुआ है, यूटिलाइज कीजिए अपने टाइम को, वेस्ट मत कीजिए, और आगे की कहानी तो होती रहेगी। तो आज आप होमवर्क से मुक्त हैं, और अगले क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड द लिमिट्स, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। मेरे तो सारे फेवरेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कोई चैप्टर हो जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, दूसरी बात है कि कुछ चैप्टर होते हैं जो मुझे आती नहीं है, मतलब आता ही नहीं है, तो ना पसंद की वजह, जैसे मैट्रिसेस अगर आप कहोगे कि पढ़ा दो तो भाई साहब मैं 10 साल तक भी मैट्रिसेस नहीं पढ़ा सकता, मुझे आज तक पल्ले नहीं पढ़ा मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस नहीं आता मेरे को, नहीं आता। बट बाकी चीज़ें तो आती है, तो इसलिए समझ में आता है। तो अगली कहानी में हम लोग लिमिट शुरू करेंगे, और खा पी के तैयार रहिएगा। अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से
और फर्स्ट 2 लेक्चर आपने समझ गया, उसके बाद से फर्स्ट मास्टर हो जाएंगे आप लिमिट में। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।